अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी इंजीनियर। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। हम एथिक्स का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स मींस, पहले हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया कि एथिक्स क्या होते हैं, मींस कि एथिक्स हमें क्या सिखाते हैं। एथिक्स राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट देते हैं। आज हम लोग कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि कॉर्पोरेट मींस कंपनीज के कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, कंपनीज के अंदर कैसे आपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। मोस्ट कंपनीज स्पेशली दे आर लार्ज हैव approach the concept of business ethics by creating a set of internal policies and instructing employees to follow them। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो खुद बनाती हैं अपने एथिक्स रूल्स रेगुलेशंस लाइक इंटरनली जो फॉलो करने होते हैं एम्प्लॉयज ने। These policies can either be broad generalization, a corporate ethics statement, or can contain specific rule। corporate code of ethics मतलब वो एक पूरी ब्रॉड स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर सिर्फ कुछ रूल्स बनाते हैं स्पेसिफिक के लिए, ये हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे चलेगा। देयर आर नो स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ कंटेंट, मतलब कोई उसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने ये फॉलो कर, मतलब इस तरह से वो लिस्ट बनानी है या इस तरह से रूल्स बनाने। हर कंपनी एज पर देयर चॉइस वो बना सकती है। इट विल वेरी बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले बताया हर कंपनी अपनी चॉइस अकॉर्डिंग बना सकती है, क्योंकि ये इंटरनल पॉलिसीज हैं। आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करने के लिए या अपने एम्प्लॉयज को फॉलो करने के लिए, मतलब एम्प्लॉयज के लिए, उनके लिए कि वो फॉलो करें, बनाते हैं। मेनी ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट एथिक ऑफिस सच एज कंप्लायंस ऑफिस officers to monitor the application of the policies and available to discuss ethical dilemmas। कंपनीज तो बड़ी कंपनीज होती हैं लाइक इंटरनेशनल कंपनीज या बड़ी कंपनीज होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, वो अपने लिए एथिकल ऑफिसर्स, एथिक्स ऑफिसर हायर करती हैं ताकि वो पता चले कि रूल्स जो एथिक्स के फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और फिर अगर कोई किसी एम्प्लॉय को डेलीमा आता है, डेलीमा मीन्स वो सिचुएशन जहाँ पे आप दिस साइड जाओगे या दैट साइड जाओगे, मीन्स आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि डेलीमा वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर लाइक आपका अगर एक फ्रेंड या कोई भी कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड करता है तो आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैंने फ्रेंड को सेफ रखना है या कंपनी को सेफ रखना है, तो एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है। द पर्पस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है लाइक ये जो बनाए जाते हैं रूल्स या रेगुलेशंस या कंपनीज बनाती हैं, क्या पर्पस है। सम कमेंटेटर्स सी द ग्रोथ इन कोड ऑफ कंडक्ट as cynical attempt to companies to escape legal liability when an employee is caught doing something wrong। वो ये कहते हैं कि कुछ कमेंटेटर ने ये लिखा है कि ये बताया है कि जो ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं उसके अंदर अगर मतलब ऐसा होता है कि employees क्या करते हैं कि गलत हफ्ते में पकड़े जाते हैं तो उसके लिए वो फिर उनकी लायबिलिटी होती है, वो किसी चीज को मतलब चोरी वगैरह, तो फिर उनको उनसे पूछना पड़ता है। द कंपनी कैन फाइट क्लेम दैट इट इज नॉट द कंपनीज फॉल्ट व्हेन अ रोग एम्प्लॉय आउटसाइड द स्टेट रूल्स। मतलब कंपनी ये कर सकती है, क्लेम कर सकती है कि कोई एम्प्लॉय जो है ये एक्टिविटी कर रहा है तो कंपनी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अदर कमेंटेटर कुछ और लोग भी कहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट आर सिंपली मार्केटिंग टूल। कुछ लोग सिर्फ मार्केटिंग टूल के लिए बनाते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए। बट कंपनीज कैन हाईलाइट टू द पब्लिक हाउ वेल दे बिहेव, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, या वो सिर्फ बनाए हुए होते हैं उन्होंने। बट जब रियलिटी में जो एम्प्लॉयज अंदर रह रहे होते हैं उनको ही पता होता है कि कैसा उनका behavior है। In practice, a code of conduct will only work if management are seen to support, for example, by holding regular seminars at business to promote ethical practices। The worst situation is where a code of conduct exists but manager openly deride its content and instruct employees to disobey it। मतलब वो ये कहते हैं कि और कमेंटेटर ने भी ये लिखा हुआ है कि वो सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट रियलिटी के अंदर तब फॉलो हो सकते हैं, तब कंप्लीट मतलब लोग इसको तब फॉलो करते हैं अगर रेगुलरली सेमिनार्स वगैरह हो रहे हों, रेगुलरली उनको प्रमोट किया जा रहा हो। अदरवाइज बुरी सिचुएशन होती है कि मैनेजर्स बनाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट और ओपनली मतलब उसको फॉलो नहीं करते, तो जाहिर है वो फॉलो नहीं करेंगे, एम्प्लॉय भी डिसओबे करेगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। ये टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये टेस्ट को पीएलसी की, ये आप लोग देख लीजिएगा। टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 6 के अंदर वो कह रहा है बिजनेस कोड ऑफ एथिक्स are all the obligation in a company's code of ethics imposed on the employee, or the company also
टेक ऑन ऑब्लिगेशन टू बिहेव एथिकली। वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है वो कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग बिहेव करें, या कंपनी की भी? ऑब्वियसली कंपनी की भी जिम्मेदारी है, दोनों को ही कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग ही चलना है, और कंपनी को भी एथिकली बिहेव करना है और एम्प्लॉय को भी एथिकली बिहेव करना है। देन एथिकल थ्रेट्स एंड डायलेमास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको पेपर के अंदर कुछ एमसीक्यू वगैरह आ सकता है। एथिकल थ्रेट एंड डायलेमास, एथिकल थ्रेट यानी कि जब वो आपको सिचुएशन आती है कि आप इस साइड पे जाओ या इस साइड पे, आप कंफ्यूज हो, आपको क्या करना चाहिए, तो कौन कौन सी थ्रेट आपको मिलती है, क्या क्या किस तरह के डायलेमास आपको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि कंपनी के अंदर आप शायद, या आपका कोई फ्रेंड अकाउंटेंट कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है, तो आप उसको सेफ रखोगे या नहीं सेफ रखोगे। देयर आर सेवरल थ्रेट्स टू एथिकल बिहेवियर दैट अकाउंटेंट शुड अटेम्प्ट टू अवॉइड। डिफरेंट तरह के बिहेवियर होते हैं, एज एन अकाउंटेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज को अवॉइड करो। दीज इंक्लूड्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सबसे पहले तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आती है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब देखें, सारा कैश का जो सिस्टम होता है, जो इनवॉइसेस का सिस्टम होता है, वो सब कुछ अकाउंट के हाथ में होता है। अकाउंटिंग बहुत सारी चीजों को अप डाउन करके बहुत सारे फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि सारी जो कैश वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अकाउंटेंट के पास ही होती है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ सकती है, मतलब थर्ड इस सेंस में कि बंदे के अंदर लालच आ सकती है। Could occur when where a financial or other interest influence an accountant judgment and causes a conflict of interest. For example, by overstating the profit of a company they work for, an accountant may receive higher pay or bonus. जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, मैं वहां पे प्रॉफिट और प्रॉफिट लेट सपोज 1 लाख प्रॉफिट शो करने के ऊपर मुझे 10,000 बोनस मिलेगा, तो मैं शायद उसको 10 मिलियन ओवर स्टेट करके, किसी भी तरह मैनिपुलेट करके दिखाऊंगी ताकि मुझे बोनस ज्यादा मिल सके, सिर्फ और सिर्फ मेरा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है एज एन अकाउंटेंट। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, और ये डिलेमा है कि आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में जाना है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ या कंपनी। तो प्रैक्टिकली और जो एथिक्स सिखाते हैं वो अपने कंपनी के गुड मैनर के लिए ही काम करना है। फिर आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपना काम जो पहले किया हुआ है, वो उस काम के अंदर कुछ आपने ऐसा किया हुआ था कि उसी को दोबारा से रिव्यू करना पड़ गया। मीन्स के कुछ ना कुछ आपने ऐसा कुछ हाइड किया हुआ था, तो रिव्यू दोबारा से आपको रिव्यू करना पड़ा प्रीवियस। समटाइम ऐसा होता है कि आप वो एक बार काम कर लेते हैं तो आपको भी याद भी नहीं रहता कि इस टाइम हमने क्या एडजस्टमेंट की थी, क्या किया था। इसलिए अक्सर when an accountant is required to re-evaluate on previous judgment, मतलब आपकी अपनी previous judgment को re-evaluate करने के लिए बोला जाए, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अकाउंटेंट वाज आस्क्ड टू रिव्यू एंड जस्टिफाई बिजनेस डिसीजन दे मेड, मतलब किसी डिसीजन को, आपने किसी डिसीजन को लिया है एज एन अकाउंटेंट या अकाउंट्स के लिए, तो वो आपको दोबारा से बोला जा सकता है कि इसको जस्टिफाई करें कि ये डिसीजन किस बेस पे आपने लिया या ये कैसे आपने किया है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू देम टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, मींस के सम टाइम वो बंदा भूल भी जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपने वो शायद वो डिसीजन अपने बेनिफिट के लिए या किसी की बेटरमेंट के लिए लिया हो। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट, आपको खुद अपने काम को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, दोबारा से बताना पड़ेगा। फिर एडवोकेसी, एडवोकेसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक अकाउंटेंट कुछ ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट करें, किसी ऐसी चीज प्रमोट करें जिससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। मतलब आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव को भूल के क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ शायद कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसके अंदर किसी और का फायदा है, कंपनी का फायदा नहीं है। तो कोई ऐसी पोजीशन या ओपिनियन आपका है जिसके अंदर शायद आप अपने कंपनी के ओनर या किसी और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो, जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्रोमाइज करिए, शायद आप इंफॉर्मेशन और किसी अदर कंपेटिटर को दे रहे हो, तो वो एडवोकेसी थ्रेट होती है। ठीक है, जहाँ पे कंपनी के कॉम्प्रोमाइज होते हैं। दिस कुड अकर व्हेन फॉर अ क्लाइंट व्हेन इट इन लिटिगेशन आर डिस्प्यूट विद द थर्ड पार्टीज, मतलब आपका, मैंने पहले बताया कि किसी के साथ, मतलब शायद हो सकता है बॉस के साथ या किसी और के साथ आपका कुछ अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा, और आप किसी और क्लाइंट को, थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो या कुछ भी कंपनी की चीजें बता रहे हो, दैट इज एडवोकेसी थ्रेट। फिर सिमिलैरिटी थ्रेट आ जाती है। सिमिलैरिटी थ्रेट के अंदर कैन अकर व्हेन एन अकाउंटेंट बिकम्स
sympathetic to the interest of others due to the close personal relation. समटाइम ऐसा होता है कि आप एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो, तो आपका उस कंपनी के अंदर कोई और एम्प्लॉय भी है जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके लिए शायद आप क्लोज रिलेशनशिप होकर सिंपैथी दिखा रहे हो, और शायद आप उनको किसी की सैलरी कम है या कुछ, तो उसके लिए आप शायद कुछ डमी इनवॉइसेस क्रिएट करके तो कुछ पैसे दे रहे हो, या इस तरह की कोई फेमिलियरिटी थ्रेट है, दिस कैन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, जहाँ पे मैंने बताया कि अब ये चीज गलत है कि आप प्रोफेशनली रॉन्ग कर रहे हो, कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो या कुछ भी। could affect acting for client over a long period or when जैसे अगर आपको किसी क्लाइंट को आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो या कुछ प्राइस कम करके दे रहे हो ओरिजिनल प्राइस से, फेमिलियरिटी है या कोई क्लोज रिलेशनशिप है, उसके बदले में आपको गिफ्ट मिल रहा है, कोई कमीशन मिल रहा है, तो ये चीज गलत है, ये भी अनएथिकल है। उसके बाद है इंटिमिडिएशन थ्रेट। इंटिमिडिएशन थ्रेट के अंदर तब ये आती है जब अ, मतलब आपको कोई ऐसी थ्रेट मिल रही हो कि शायद अ, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या कुछ इस तरह की थ्रेट आती है, तो व्हेन एन अकाउंटेंट इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बाय एक्चुअल और परसीव्ड थ्रेट, मतलब कोई एक्चुअल या परसीव्ड थ्रेट की वजह से आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है, मतलब जबरदस्ती आपसे कराया जा रहा है। दिस कुड बी फॉर एग्जांपल इफ एन अकाउंटेंट इज थ्रेटन्ड, मैंने पहले बताया जैसे आपको जॉब से निकालने की थ्रेट है, तो आपको बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग की स्टेटमेंट को आप अप डाउन करो या इस तरह से कुछ करो। um, this threaten with dismissal over a disagreement about application of an accounting principle, मतलब कोई आप अकाउंटिंग का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहे, या आपको पता है कि कौन सा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल इधर लगेगा, लेकिन आपको कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से गलत प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ रहा है क्योंकि इंटिमिडेशन थ्रेट है, डिसमिसल की थ्रेट है। अच्छा, ये तो सारी होगी थ्रेट्स के, ये प्रॉब्लम्स आगे की, ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब इनके लिए सेफ गार्ड्स क्या है? सेफ गार्ड्स मीन्स क्या ऐसे काम करके हम इन थ्रेट्स से बच सकते हैं। In response to the ethical threat outlined, the ACC, along with other professional bodies, have put in place several safeguards to try to reduce, eliminate threat. These include एथिकल ट्रेनिंग टू ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, मतलब आप अपने अकाउंटेंट्स को एथिकल ट्रेनिंग दो, उनको बताओ ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है, बोथ एज पार्ट ऑफ देयर इनिशियल ट्रेनिंग। जब जब वो नए नए आते हैं ना, कोई भी एम्प्लॉय जब ट्रेनिंग पे होता है, तो वो नया अगर हो ना, तो नए ही टाइम पे आप जो सिखाओगे तो वो लाइफ अपनी चीजों को फॉलो करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग होती है उसी से ही आपकी वो चीजें बेस होती हैं। इनिशियल ट्रेनिंग ऑनगोइंग बेसिस के साथ हमें सिखाना है। क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, कंपनी के लिए प्रॉपर डायरेक्शन, रूल्स कंट्रोल करने की हर चीज के रिक्वायरमेंट बनाओ। प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए जो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स के थ्रू मॉनिटर कर रही हूँ कि ये चीजें हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं या नहीं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाओ ताकि वो साथ साथ देखे जाए। सेफ गार्ड अगेंस्ट थ्रेट बिजनेस, अगर बिजनेस के अंदर थ्रेट आते तो उनको उनसे सेफ गार्ड कैसे लिया जा सकता है। Organizations can also help to reduce the threat of ethical breaches by their employees by among their things, मतलब amongst other things having an effect internal compliant procedure that enables the reporting of अनप्रोफेशनल एंड अनएथिकल बिहेवियर, मतलब एम्प्लॉयज के अगेंस्ट अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना, बताना, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप बच सकते हैं, यानी कि आप अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज को ठीक कर सकते हैं एथिकली। दे कैन ऑल्सो क्रिएट अ कल्चर, मतलब एक कल्चर बनाया जा सकता है जिसके अंदर एम्प्लॉयज कुछ ऐसा करें ना और प्रोफेशनली बिहेव करें, यानी कि जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मीन्स एक का काम दूसरा भी देख रहा होता है, जैसे इनवाइस अगर कोई बनाता है तो कैश कोई रिसीव करता है, अकाउंट कोई कोई करता है, तो तीन तीन चार चार बंदों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो फिर फ्रॉड करने के चांसेस नहीं होते। देर आर 6 वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश दिस, दिस कैन बी इजीली रिमेम्बर्ड एज, आपने इसको क्या करना है कि एक वर्ड के तौर पे याद करना है जिससे आपको आसानी होगी। वर्ड क्या है कि हॉटर, ठीक है, हॉटर एक वर्ड है जिसके अकॉर्डिंग आपने ये याद रखना है आसानी के लिए, कि ये आप अपने नोट्स बनाते हैं तो उसके अंदर ये याद रखना है। हॉटर के अंदर एच स्टैंड फॉर ऑनेस्टी, ओ स्टैंड फॉर ओपननेस,
ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, एम्पावरमेंट एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ऑब्वियसली सारे एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, आपस में सब एम्प्लॉयज को ऑनेस्ट होना चाहिए। कोई भी चीज जो है आप अपने एम्प्लॉयज को सिखाओ कि कोई भी चीज है उसके लिए सेल्फ बेनिफिट को नहीं करो, अपने बेनिफिट के लिए ओवरस्टेट अंडरस्टेट ना करो, अपना बेनिफिट नहीं देखो, तो वो ऑनेस्ट। ओपननेस होनी चाहिए, दिस मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी विलिंग टू फ्रीली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है तो फ्रीली प्रोवाइड होनी चाहिए सारे स्टेक होल्डर को, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन हम पाएंगे इनसे पाएंगे नहीं, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर सबको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि ओपननेस हो, क्लियर हो, ताकि कोई बंदा ऐसे लाइक प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो इन्वेस्टर्स को भी पता हो कि हमने करना है कि नहीं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मीन्स प्रॉपर हर चीज विजिबल होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए इन मेनी वेज एंड इंडिकेट्स दैट कंपनी मेक्स इट इजी टू की स्टेक होल्डर वो होते हैं जो मेन स्टेक होल्डर होते हैं, वो एक्टिविटीज को रिव्यू कर सके, उनको पता हो कंपनी में क्या चल रहा है। स्टेक होल्डर तो आपको पता है ना कि सारे के सारे जो लोग होते हैं लाइक इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, हर एक को पता हो कि इस कंपनी की क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे ये चलती है। कैन बी हेल्प्ड रेगुलरली ऑडिट्स होते हैं, डिटेल रिपोर्ट बनती हूँ बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर, तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई फ्रॉड की चांसेस रहते हैं। ट्रस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब एम्प्लॉय जब आप हायर करते हैं या फिर आप रखते हैं तो ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट भी करेंगे आप अपने रिलेशनशिप बनाएंगे, ऑब्वियसली ट्रस्ट के रिलेशनशिप होता है, कौन सा हर टाइम जो आपके बॉसेस होते हैं वो आपके सर पे होते हैं, यह है कि इतना भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ओवर जैसे दिस कुड इन्वॉल्व फॉर एग्जांपल नॉट ओवर चार्जिंग कस्टमर, मतलब कभी कभी होता है कि ओवर चार्ज कर देते हैं कस्टमर्स को, जो कि ओनर्स को नहीं पता होता, और वो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वो खुद रख लेते हैं, तो ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए कि ऐसे ये वाले लोग ये काम नहीं करेंगे। एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज को थोड़ी सी एबिलिटी दो, थोड़ा सा उनको एम्पावर करो, यानी कि राइट्स दो, वो खुद भी डिसीजन ले सके। हर टाइम सारे स्टेक होल्डर के पास, एम्प्लॉयज के पास थोड़े बहुत राइट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर टाइम छोटे से डिसीजन के लिए भी आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़े, मतलब जो डिसीजन कंपनी के बेनिफिट के लिए भी उसके लिए भी आप खुद से डिसीजन ना ले, फिर इस तरह से बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है बंदा, तो डिमोटिवेट होने से फिर आप इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो। रिस्पेक्ट ओवरऑल, हर एम्प्लॉय जो है वट एवर, कोई भी जेंडर है, कोई भी रिलीजन है, कोई भी बंदा है, वहाँ पे एज जो भी है, आपको रिस्पेक्ट की करनी चाहिए। ये सारे वो सेफ गार्ड्स हैं जिनसे आपकी कंपनी के अंदर जो ये थ्रेट्स हैं वो नहीं आ सकती। These principles are part of an organization's value. It will foster an ethical culture which will make breaches IFAC, IASB and ACCA code for less likely. आगे है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 के अंदर कहा जा रहा है कि सोफिया इज एन अकाउंटेंट एट एको, अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लास्ट ईयर सोफिया एस्टिमेटेड दैट the launch of a new product, the GAH would boost a company's profit, ACO's profit. The board of ACO's is currently reviewing the performance of GJH and have asked Sophia to review the launch of the JGH and evaluate whether it was success. विच एथिकल थ्रेट इज सोफिया फेसिंग। अब आप देखें कि एक कंपनी, छोटी कंपनी है, लास्ट ईयर के अंदर सोफिया ने जो काम किया था उसको वो दोबारा करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपका ही काम आपको दोबारा चेक करने के लिए बोला जाए तो ये कौन सी थ्रेट होती है, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मतलब आपका ही काम आपको दोबारा से देखने को बोला जा रहा। डीलिंग विद अनएथिकल और इलीगल कंडक्ट, तो इलीगल और अनएथिकल कंडक्ट होते हैं उनके साथ आपने डील कैसे करना है। An accountant uncovers unethical or illegal conduct within the organization they work for, there is a series of steps, बहुत सारे steps इनको डील करने के लिए। अकाउंटेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शुड फर्स्ट कंसल्ट वेदर विद कंसल्ट विद हूएवर रिस्पॉन्सिबल, पहले आपको देखना चाहिए रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस कौन है, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस या एथिक्स के लिए कौन देख रहा है कि ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं।
दिस में भी कंप्लायंस ऑफिसर या जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा देख रहा होगा कि रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं या नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इफ द प्रॉब्लम रिमेन्स अनसॉल्व, इस स्टेप पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, देन आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, प्रोफेशनल बॉडी यानी कि एसीसी से पूछ सकते हैं। इस स्टेप पे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आप क्या कर सकते हो कि या तो उसको बिल्कुल प्रॉब्लम को विदड्रॉ कर मतलब छोड़ दो कि ये नहीं सॉल्व होगी, या प्रॉपर बड़ी प्रोफेशनल अथॉरिटीज के पास आपको जाना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए। Test your understanding 8 है। Nina works for a retail company based in country and she has recently uncovered that her employee is buying in goods for countries with poor labor countries, even though they have assured their customers that all their goods are ethically sourced. This is not illegal in country H. Uh, though there would likely to be significant backlash against the retailer's product if this information were uncovered by the public. Which of the following statement is correct? कौन सी statement correct है? अब वो ये कह रहे हैं कि रिटेल कंपनी है जो कंट्री एक्स के अंदर काम कर रही है और वो देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर गुड्स एंड सर्विसेज अनकवर्ड मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज पुअर लेबर कंडीशन की तरफ से आ रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? एज देयर आर नो लीगल implications of the retail company's action, Nina should take no action। लीगल तो उन्होंने बताया है, मतलब लीगल ऐसा नहीं है कि लीगल नहीं है तो वो कोई एक्शन नहीं लेगी। नैना शुड immediately report to her professional body and ask for guidance। नहीं इतनी बड़ी अभी बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि दिस इज अ नॉट इलीगल इन कंट्री, उस कंट्री के अंदर इलीगल नहीं है बट उसकी वजह से बैकलैश भी आ सकता है तो वो रिपोर्ट तो नहीं करेगी। नीना शुड अप्रोच टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट, है ना, अभी तो उसने एक अनकवर किया, अभी तो एक प्रॉब्लम सॉल्व, अभी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, तो पहला स्टेप क्या है कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही पहले ढूंढना है, उनके साथ डिस्कस करना है। नैना शुड रिपोर्ट टू द एथिकल ब्रीच, नहीं अभी इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम एथिकल ब्रीच की तरफ जाए। ओके गाइस, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर 11 और इसकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब मस्त करें, लाइक शेयर और कमेंट्स प्लीज करें ताकि और ज्यादा मोटिवेशन आए वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।